नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान का अगला चैप्टर है वो कोशिका। इसके बारे में हम बात करेंगे। कोशिका के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको बात करें अगर आरबीसी बुक की, तो क्लास 6th और क्लास 9th में 2 चैप्टर दिए हुए हैं आरबीसी बुक में कोशिका के। अगर बात करें एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में क्लास 8th एंड 9th में 2 चैप्टर दिए हुए हैं कोशिका के। 2 चैप्टर आरबीसी बुक में, 2 चैप्टर एनसीईआरटी में। मैंने इस जो बुक में लिखा है वो आरबीसी का जो 7th क्लास का चैप्टर है उसको एज इट इज लिख रखा है। इसके अलावा जो क्लास 9th का जो आरबीसी का बुक का चैप्टर है उसको भी हल्का फुल्का शामिल किया, पूरा शामिल नहीं किया है। क्लास 9th के जो चैप्टर है कोशिका, उसके बारे में मैंने अलग से 2 वीडियो बना रखे हैं पहले के, पिछले साल के, वो आपको मैं शेयर कर दूंगा और आप यूट्यूब पर देख भी सकते हैं। अपने चैनल पर 2 वीडियो है 9th क्लास की कोशिका की। अगर आपको डीपली 9th का पढ़ना है और आपकी अभी बाद में मैं वापस भी करवा दूंगा 9th का, क्योंकि आपके जो 3rd ग्रेड का पेपर होगा आगे उसमें 9th वाले सिलेबस पूछा जाएगा। अब जो एनसीईआरटी के 2 चैप्टर है जो 8th का, वो तो इसमें शामिल किया गया है। 9th के चैप्टर की कुछ बातें ही शामिल की गई है। मतलब कोशिका का जो एनसीईआरटी का जो 9th का चैप्टर है और जो आरबीसी बोर्ड का 9th का चैप्टर है, उन दोनों को मैंने यूट्यूब पर पहले से करवा रखा है। यहाँ पर हम बात करेंगे एनसीईआरटी का 8th क्लास का चैप्टर और इसका आरबीसी बोर्ड का 6th क्लास का चैप्टर है, उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो कोशिका की बात करते हैं, कुछ कोशिका की सामान्य जानकारियाँ। तो सभी जीव जंतुओं के शरीर का निर्माण किससे होता है? अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मतलब कोई भी जीव या जंतु हो, उनकी शरीर का जो निर्माण होता है वो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में, और जो कोशिकाएं खोजी गई थी वो क्या थी? मर्त थी। जबकि उसके 9 साल बाद ल्यूएन होक आए थे, जिन्होंने 1676 ईस्वी में, कब? 1676 ईस्वी में ल्यूएन होक ने जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया। और किससे किया? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किया। अब आपका एक सवाल होगा कि सर क्या कोशिका को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर बात करें मुर्गी के अंडे की बात करें तो मुर्गी का अंडा भी एक एकल कोशिका है, उसको आप नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है सूक्ष्म, लेकिन सर्वप्रथम जो खोजी गई थी जीवित कोशिका वो सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा खोजी गई थी। ल्यूएन होक ने खोजी थी जीवित कोशिकाएं तो, और मर्द कोशिकाएं किसने खोजी थी? रॉबर्ट हुक ने। प्रश्न पूछ लिया जाए कोशिका की खोज किसने की, तो आपको लिखना है रॉबर्ट हुक। या ऐसा प्रश्न आ जाए कि सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की, तो किसने की? ल्यूएन होक ने। ये आपको ध्यान रखने का। अब कोशिका से संबंधित विज्ञान की शाखा को कोशिका विज्ञान कहते हैं। ये तो सामान्य सबको पता है और हर कोई प्रश्न कर देगा, लेकिन पूछा जाता है कोशिका से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, और ऑप्शन में होता है साइटोलॉजी। तो आपको ध्यान में रखना है कोशिका से संबंधित विज्ञान की शाखा को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका जीवों की मुख्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मतलब कोई भी जीव है उसकी मुख्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। और कोशिकाओं से मिलकर ही शरीर का निर्माण होता है। अब कोशिका के आधार पर जीवों कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों के 2 प्रकार है। एक तो होते हैं एक कोशिक जीव, एक होते हैं बहुकोशिक जीव। एक कोशिक जीव क्या होते हैं? बहुकोशिक। सामान्य से नाम से पता चल रहा है कि जिन कोशिकाओं में जिन का जीवों का शरीर एक ही कोशिका से बना होता है वो एक कोशिक है, और जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना है वो बहुकोशिक है। तो वे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है एक कोशिक जीव या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, जीवाणु। ये 4 आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है। बहुकोशिक जीव वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिक जीव कहलाते हैं। कोशिकाओं की आकृति जीवों के शरीर में उनके कार्य के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। यह आवश्यक नहीं कि कोशिका का आकार व आकृति जीव के आकार पर निर्भर है। मतलब क्या है कि कोशिका की आकृति जीव के शरीर और आकृति से कोई लेन देन नहीं उनका। मतलब जिस प्रकार कोशिका का कार्य होगा उस प्रकार ही कोशिका की आकृति होगी। ये नहीं कि जैसे मतलब बड़ा शरीर वाला जीव की कोशिका भी बड़ी होगी, जैसे हाथी की कोशिका बहुत बड़ी होगी, इसका मतलब तो हाथी बड़ा जीव है। तो इस प्रकार का कुछ नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया। मुर्गी का अंडा है जो एकल कोशिका आकार में बड़ा होने का कारण नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका। मतलब कोशिका को केंद्रक की स्थिति या केंद्रक और केंद्रक झिल्ली के दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका को आदिम कोशिका भी कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका को क्या कहा जाता है? आदिम कोशिका कहा जाता है। ध्यान में रखना, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक के चारों ओर और केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। मतलब केंद्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती।
केंद्रक है वो नग्न अवस्था में पाया जाता है, उनको प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। तो इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीवों को प्रोकैरियोट्स कहते हैं। जैसे इसके 3 एग्जाम्पल ध्यान रखना आप। एक तो जीवाणु, जितने भी बैक्टीरिया है वो क्या है, प्रोकैरियोट्स है। इनमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। एक होता है माइक्रोप्लाज्मा, पीपीएलओ। इसमें पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लोरो पिनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। निमोनिया बोलते हैं, पिनिमोनिया नहीं बोलते हैं इसको, प्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोप्लाज्मा, जिसे पादप जगत का जोकर भी कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा और एक होता है साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल। ये तीनों एग्जाम्पल किसके, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के। याद रख लेना, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया है, ये तीनों क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण है। इसके बाद पढ़ते हैं यूकैरियोटिक। ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का आवरण होता है, उन्हें यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। मतलब इसमें जो केंद्रक है वो नग्न अवस्था में नहीं पाया जाता, चारों ओर क्या पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है। इस प्रकार की कोशिका वाले जीवों को यूकैरियोट्स कहते हैं। इसमें सभी देखो प्रोटोजोआ आ गई, पौधे व जंतु की जितनी भी कोशिकाएं हैं, पैरामीशियम है, शैवाल है। मतलब केवल शैवाल में एक नील हरित शैवाल है जो साइनोबैक्टीरिया है, वो प्रोकैरियोट्स में आएगा, बाकी शैवाल इसमें आएंगे। जीवाणु उसमें आएंगे, प्रोटोजोआ इसमें आएंगे और माइक्रोप्लाज्मा उसमें आएगा, और बाकी जितने भी पौधे व जंतु की कोशिकाएं हैं वो यूकैरियोट्स है। मतलब मानव शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं वो कौन सी है, यूकैरियोट्स। पेड़ पौधों की यूकैरियोट्स, केवल माइक्रोप्लाज्मा को छोड़कर। अब बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। सबसे बड़ी कोशिका है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। मुर्गी के अंडे से भी बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, और इसका आकार होता है 170 गुणा 130 mm, 170 बाई 130 का mm का होता है ये। और सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है पीपीएलओ, माइक्रोप्लाज्मा। कौन सी होती है, माइक्रोप्लाज्मा। 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, ये इतना छोटा होता है। सबसे छोटी होती है माइक्रोप्लाज्मा, पीपीएलओ, जिसे पादप जगत का जोकर भी कहते हैं। और सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, 130 गुणा 130 mm का होता है। ये आपको ध्यान में रखना। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो आपको ध्यान में रखना है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है वो है अंडाणु, और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है वो है शुक्राणु। ये भी आपको ध्यान में रखना। कोशिकाओं की आकृति, कुछ कोशिकाओं की आकृति निश्चित नहीं होती, वे अपना आकार बदलती रहती है। मतलब कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनकी कोई फिक्स आकृति नहीं होती, अपना आकार बदलती रहती है। जैसे अमीबा और माइक्रोप्लाज्मा। आपने देखा होगा अमीबा का आकार कोई फिक्स आकार नहीं होता, कभी इस प्रकार होती है तो कभी इस प्रकार होती है। इसी प्रकार पीपीएलओ भी अपना आकार बदलता रहता है। तो ये दोनों कोशिकाएं जो अपना आकार बदलती रहती है। शरीर में भी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कुछ कोशिकाएं गोल व चपटी होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं गोल होती है। आपने इक्लेयर की चॉकलेट देखी होगी, पहले आती थी, अब भी आती होगी, जो वो इक्लेयर की चॉकलेट आती थी गोल गोल सी। इस प्रकार की जो रक्त कोशिकाएं होती है वो होती है इस प्रकार की, गोल होती है और चपटी होती है। कुछ कोशिकाएं लंबी व तर्कुरूपी होती है। ऐसी कोशिकाएं जैसे एग्जाम्पल देखो पेशी कोशिका। जो पेशी कोशिकाएं होती है वो लंबी होती है और तर्कुरूपी होती है, तर्कु की समान होती है। इस प्रकार होती है वो, इस प्रकार। और कुछ कोशिकाएं बहुत लंबी व साकित होती है, मतलब बहुत सी लंबी होगी और साकित होगी, इस प्रकार होती है वो साकित। वो कोशिकाएं होती है तंत्रिका कोशिका। आपने तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स तो देखी होगी। तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन्स है वो बहुत लंबी और साकित होती हैं। कुछ कोशिकाएं लंबी व तर्करूपी होती है, इनका एग्जाम्पल है पेशी कोशिका। गोल व चपटी कोशिकाओं का रक्त कोशिकाएं गोल व चपटी होती है। तंत्रिका कोशिका बहुत लंबी व साकित होती है। ये आपको बात में ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक। मतलब कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, उत्तक बनाती है। उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। अंग मिलकर क्या बनाते हैं, तंत्र बनाते हैं। तंत्र मिलकर शरीर बनाते हैं। मैंने बता दिया कोशिका सबसे छोटी शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएगी, उत्तक। उत्तक मिलकर क्या बनाएंगे, अंग। अंग मिलकर क्या बनाएंगे, तंत्र। तंत्र मिलकर क्या बनाएंगे, शरीर। अब इनमें कुछ सामान्य बातें मैंने ऊपर लिख रखी है, वो भी आप देख लो। मेंढक, मछली व स्टारफिश में बाह्य निषेचन होता है। मतलब मेंढक में, मछली में और स्टारफिश। स्टारफिश भी एक मछली होती है, तारा मछली बोलते हैं इसको। मेंढक, मछली और स्टारफिश, इन तीनों में बाह्य निषेचन होता है। मतलब आंतरिक निषेचन नहीं होता है। जैसे आप बाह्य निषेचन का मतलब है ये अपने अंडाणु
और जो शुक्राणु है वो इनके शरीर के बाहर इनका निषेचन होता है और इनका जन्म होता है, जैसे मेंढक और मछली और स्टारफिश, इन तीनों में बाह्य निषेचन होगा। अब तारक के कार्य के बारे में वो हम बाद में पढ़ेंगे, एक बार पहले हम कोशिका के विभिन्न भाग पढ़ेंगे। कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं, आपको ये ध्यान रखना, पहला 3 इसके मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होती है कोशिका झिल्ली, एक होता है कोशिका द्रव्य और एक होता है केंद्रक। 3 भाग हो गए। कौन कौन से? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। 3 भाग आपको ध्यान रखना। मुख्य कितने भाग होते हैं? 3, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, ये 3 मुख्य भाग होते हैं। इन 3 मुख्य भागों में पहले हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। क्या पढ़ेंगे? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को कोशिका कला भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना, कोशिका झिल्ला आ जाए, चाहे कोशिका कला आ जाए, चाहे प्लाज्मा झिल्ली आ जाए या सेल मेम्ब्रेन आ जाए, क्या आ जाए? सेल मेम्ब्रेन, तो ये सब क्या है? कोशिका झिल्ली। ये आपको ध्यान रखना। ये कोशिका का बाहरी आवरण है और इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। मतलब कोशिका का बाहरी आवरण क्या होता है? कोशिका झिल्ली। अब आप कहोगे सर कोशिका का बाहरी आवरण तो कोशिका भित्ति होती है, लेकिन वो पादप कोशिका में होती है, लेकिन एक सामान्य कोशिका में कोशिका का बाहरी आवरण क्या होता है? कोशिका झिल्ली। ये सरंध्र होती है, मतलब रंध्र सहित होती है, छिद्र युक्त होती है। और ये किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है वसा और प्रोटीन से बनी होती है। किससे बना होती है? वसा और प्रोटीन। वसा को हम लिपिड बोलते हैं, तो यह लिपिड व प्रोटीन से बनी होती है। अब ये 8th क्लास की बुक में आप सामान्य भाषा में अगर पढ़ोगे तो 8th क्लास के बच्चों के 6th क्लास के बच्चों के लिए वसा और लिपिड लिखा हुआ है, लेकिन आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ोगे, वसा और प्रोटीन लिखा हुआ है, लेकिन बड़ी कक्षाओं में पढ़ोगे तो लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। आपको लिपिड ध्यान में रखना है। वसा से थोड़ा अच्छा शब्द है लिपिड, तो लिपिड व प्रोटीन से बनी होती है, ये ध्यान में रखना है। पादप कोशिकाओं में इस झिल्ली के बाहर सेल्यूलोज पदार्थ का एक अतिरिक्त मोटा आवरण होता है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिकाओं में झिल्ली के बाहर एक सेल्यूलोज पदार्थ का एक आवरण होता है मोटा, जिसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति के कारण ही पादप कोशिका की आकृति निश्चित होती है। पादप कोशिकाओं में जो आकृति निश्चित होती है वो होती है कोशिका भित्ति के कारण। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि कोशिका झिल्ली है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसके बाद दूसरा भाग आता है कोशिका द्रव्य। कौन सा आएगा? कोशिका द्रव्य। तो कोशिका झिल्ली व केंद्रक के मध्य स्थित द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये जेली जैसा पदार्थ होता है, मतलब कोशिका के झिल्ली, जो कोशिका झिल्ली हम पढ़ रहे हैं और जो केंद्रक पढ़ेंगे, इन दोनों के बीच का जो द्रव्य है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ये जेली जैसा पदार्थ होता है। इसमें कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं? तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, रिक्तिका, गोल्जिकाय, अंतःपरिजालिका, हरित लवक, तारकाय, इस प्रकार की कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली संरचनाओं को क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पहले केंद्रक के बारे में, थोड़ी जीव द्रव्य के बारे में आपको बता दूं। कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जीव द्रव्य की खोज की थी 1772 में। अभी मैंने बताया आपको कोशिका द्रव्य, उसको जीव द्रव्य कहते हैं। 1772 में कार्टी ने जीव द्रव्य का पता लगाया, जिसे बाद में परकिंजे और हुगो वॉन मोल ने प्रोटोप्लाज्म कहा। और जो कोशिका द्रव्य हमने पढ़ा था उसके बारे में बात करें तो जीव द्रव्य क्या है? 1772 में कार्टी ने जीव द्रव्य का पता लगाया, जिसे बाद में परकिंजे और हुगो वॉन मोल ने प्रोटोप्लाज्म कहा। हेक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है। जीव द्रव्य एक अत्यंत जटिल संगठन है जिसमें कई सजीव एवं निर्जीव संरचनाएं पाई जाती हैं। जो हम जीव द्रव्य बोलते हैं इसे कोशिका द्रव्य भी बोलते हैं। इसमें सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की थी? कार्टी ने की थी। सबसे पहले 1772 में कार्टी ने जीव द्रव्य की खोज की थी। बाद में परकिंजे और हुगो वॉन मोल है उसने प्रोटोप्लाज्म कहा इसे, और हेक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा है। इसमें कई निर्जीव और सजीव संरचनाएं पाई जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है कोशिका द्रव्य के बारे में। इसके बारे में हम बात बढ़े तो केंद्रक के बारे में बात करते हैं। केंद्रक अलग बढ़ रहा है। मैं आपको 3 भाग बताएं, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। इसमें केंद्रक का भाग है। यह कोशिका का जो सामान्यतः है वो गोलाकार होता है केंद्रक। जंतु कोशिका में केंद्रक है वो लगभग मध्य में पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिकाओं के कारण केंद्रक मध्य में नहीं रहकर एक तरफ परिधि होता है। और ये प्रश्न 8/2012 में पूछा गया था कि जंतु को मतलब पादप कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है परिधीय, बीच में, साइड में, ऊपरी किनारे पर, इस प्रकार का प्रश्न आया था। तो इसमें होगा परिधीय, मतलब एक परिधि की तरफ पाया जाता है, एक तरफ पाया जाता है। क्यों? कि बड़ी रिक्तिकाएं होती है। पादप कोशिकाओं में आप पढ़ोगे आगे कि बड़ी रिक्तिकाएं होती है, इस वजह से केंद्रक केंद्रक है वो एक साइड में परिधि की ओर चला जाता है। जबकि जंतु कोशिका की बात करें तो केंद्रक बीच में पाया जाता है, लगभग बीच में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखना। केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा होता है, मतलब डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, मतलब दोहरी झिल्ली पाई जाती है केंद्रक के चारों ओर। और इस झिल्ली में पदार्थों के आने जाने के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, वही सरंध्र है। केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना होती है जिसे केंद्रिक
केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसे बोलते हैं न्यूक्लियस और इसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। मतलब केंद्रक के अंदर एक छोटी संरचना होती है, सघन संरचना होती है, जिसे बोलते हैं केंद्रिक। लिखा हुआ कहीं 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 लिखा हुआ केंद्रिका, और आपको ये केंद्रिक वाला शब्द ज़्यादा दिखाई देगा, केंद्रिक, केंद्रिका, और इसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। अब आपको दोहरी झिल्ली वाले कोशिकाओं को आपके मैं बता दूं तो आप ध्यान रख लेना, PMN, ये आप 3 नाम याद रखना, या ऐसे रख लेना, प्रधानमंत्री, PM को मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। PMN याद रख लेना। P का मतलब प्लास्टिड, M का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, N का मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, और P का मतलब प्लास्टिड। ये तीनों है वो दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं, डबल मेम्ब्रेन युक्त होते हैं। तो कभी आपको पूछ लिया जाए कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है, तो आपको ये 3 ध्यान रखना, ये तीनों तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, लेकिन अलग कोई उदाहरण आ जाए तो वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होगा। केंद्रक में धागे की समान संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। और गुणसूत्रों पर क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं, जो आनुवंशिक गुणों अथवा लक्षणों का जनक को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। मतलब जो आनुवंशिक गुण है या जो लक्षण है उनको जनक से अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। कोशिका के सभी कार्यों पर केंद्रक का नियंत्रण होता है। कोशिका के जितने भी कार्य होते हैं उन पर नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। केंद्रक सभी कोशिकाओं पर नियंत्रण करेगा। अब हम पढ़ेंगे कोशिका दायरे में पाए जाने वाले मुख्य कोशिका। इनमें मुख्य कोशिका से पहले हम बात करते हैं तो अलग अलग कोशिकाएं पढ़ेंगे। इससे पहले हम एक जो छोड़ के आए थे वो पढ़ लेते हैं, तारकाय के बारे में। तो ये तारकाय जो सेंट्रोसोम है, इसकी खोज की थी वॉन बेंडेन ने, और नामकरण किया था बोवेरी ने। बेंडेन ने इसकी खोज की थी, बोवेरी ने इसका नामकरण किया था। जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के समीप पाई जाती है। केवल जंतु कोशिका में ही तारकाय पाया जाएगा। आप आगे कोशिका विभाजन पढ़ोगे उसके समय तर्कु तंतुओं का यह निर्माण करता है। तारकाय एक स्टार की सी संरचना होती है, तारे की समान संरचना होती है, और ये केंद्रक के समीप पाई जाती है। जबकि कोशिका विभाजन के समय ये तर्कु तंतुओं का निर्माण करती है। जो आप कोशिका विभाजन पढ़ोगे उस समय आपको बताऊंगा तर्कु तंतुओं का निर्माण करती है कौन? तारकाय, सेंट्रोसोम। तो वॉन बेंडेन ने इसकी खोज की थी, नामकरण किसने किया था? बोवेरी में। और केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में नहीं। ये आपको ध्यान में रखना। अब हम पढ़ेंगे कोशिका में पाए जाने वाले कुछ मुख्य कोशिकांग है। पहला कोशिकांग आता है लाइसोसोम। खोज किसने की? तो क्रिस्टियन डी ड्यूवे। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो आप लिख लेना, क्रिस्टियन डी ड्यूवे ने इसकी खोज की। इसमें बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को बचा लेते हैं। इसलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। कोशिका की क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहा जाता है। इसमें बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम। अब कभी कभी देखो, एक बार CHS में प्रश्न पूछ लिया गया कि एटम बम किसे कहते हैं? कोशिका का एटम बम। तो कोशिका का ये एटम बम ही हो गया, क्योंकि अपनी कोशिका को बचा रहा है। इसलिए कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, एटम बम भी कह देते हैं कभी कभी। अलग इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना, लाइसोसोम कोशिका का पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें बहुत ही शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं, और जब ये शक्तिग्रस्त हो जाती है या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और पाचक एंजाइम अपनी कोशिका को बचा लेते हैं। इसलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। इसकी खोज की थी क्रिस्टियन डी ड्यूवे ने। आगे हम पढ़ते हैं गोल्जी का। इसका वितरण सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने किया। इसका जो विवरण दिया था, विवरण, इसका जो विवरण दिया गया था सबसे पहले इसके बारे में बताने वाले थे कैमिलो गोल्जी। और ये इन्होंने ब्लैक रिएक्शन नाम की एक विधि दी थी, जिसके मतलब जीवों को, कोशिकाओं को अभिरंजित करने की एक विधि दी थी, ब्लैक रिएक्शन। उसके आधार पर इन्होंने कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज की थी। ये झिल्ली युक्त पट्टिकाएं होती है, मतलब इनमें झिल्ली पाई जाती है, पट्टिकाएं होती है, एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती है। इस प्रकार देखो, इस प्रकार ये केंद्र के समीप इस प्रकार पाई जाती है। ये गोल्जिका शुक्राणु के अग्रपिंडक का निर्माण करती है। शुक्राणु का जो अग्रपिंडक है उसका निर्माण किससे होता है? तो गोल्जिका से होता है। शुक्राणु का जो अग्रभाग होता है, एक्रोसोम बोलते हैं जिसे, उसका निर्माण करती है कौन? गोल्जिका। अब आपको मैं एक राइबोसोम, इससे पहले हम बात कर लेते हैं जो रीड 2021 में जो प्रश्न पूछा गया था, सिस फेस या फॉर्मिंग फेस, स्वरूपण तल और ट्रांस फेस और मैचुरेशन फेस पाए जाते हैं। इसमें देखो, मैंने अभी बताया आपको कि इस प्रकार की ये होती है। तो ये जो केंद्र के पास वाला भाग है इसको तो बोलते हैं सिस, इसको बोल देते हैं फॉर्मिंग फेस, स्वरूपण तल, और इसको बोलते हैं मैचुरेशन फेस या ट्रांस फेस। आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी है 12th में तो आपने पढ़ा होगा समावयवता, और इसमें हमने सिस और ट्रांस
दो समावयवता पढ़ी थी, जो मिरर समावयवता उसमें पढ़ा था हमने सिस और ट्रांस। तो ये तो भाग है सिस और ये भाग है ट्रांस, तो इसमें सिस और ट्रांस पाए जाते हैं। मतलब सिस वाले भाग को बोलते हैं सरूपण तल फॉर्मिंग फेस, और ट्रांस वाले फेस को बोला जाता है मैच्योरिंग फेस या मैच्योरेशन फेस या परिपक्वन तल। ये इनके दो नाम है, इस प्रकार के दो फेस पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें आस्य, कुंडिकाएं इस प्रकार के भी पाए जाते हैं, जो हम 9th क्लास में आगे पढ़ेंगे। ये प्रश्न 2021 में पूछा गया था, और ये प्रश्न आरबीसी बोर्ड की बुक में नहीं था, ये था आरबीसी बोर्ड की 11th क्लास की जो बुक है उसमें प्रश्न था ये। अब देखो, ये मैंने भी पहले नहीं लिख रखा था, इसके बाद ही लिखा था। जो प्रश्न आया था उस समय मैंने तुरंत इसको यहाँ नोट कर दिया था, क्योंकि आगे जो भी विद्यार्थी पढ़ेंगे उनके लिए काम आएगा। तो ये चीज़ क्या है, इस प्रश्न आरबीसी की 11th क्लास की चैप्टर में था। अब बाकी प्रश्न की बात करें तो आप 8th क्लास तक देख सकते हैं, बाकी प्रश्न 8th क्लास तक थे, लेकिन एक दो प्रश्न आपको पहले भी लिखा हुआ था कि कठिनाई स्तर 12th स्तर तक होगा। तो टॉपिक वही है, जो आप एक बात नोट कर रहे हैं, टॉपिक वही है, लेकिन कभी कभी एक दो प्रश्न इस प्रकार के दिए जाते हैं। और आगे अगर आप सामान्यतः इसको पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत आपका समझ में आ रहा है, आपका ज़्यादा नहीं तो सिस और ट्रांस पढ़ा हुआ हो सकता है। मेरा सिस और ट्रांस पढ़ा हुआ था कि सिस और ट्रांस पाई जाती है, इसलिए मैंने इतना दिमाग तो लगा लिया था कि सिस और ट्रांस है, दो तल है इसमें, और इस प्रकार के तल इसमें ही पाए जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा गोलजिका। और मैं सही भी करके आएगा इस प्रश्न को, काफ़ी विद्यार्थी सही करके आए थे। तो ये आपको इस प्रकार थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए सिस और ट्रांस का। काफ़ी विद्यार्थियों को गलत भी हुआ था, लेकिन अब ध्यान रखना, इसमें सरूपण तल और परिपक्वन तल किस में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं गोलजिका में। राइबोसोम, सॉरी इसके पहले हम बात कर लेते हैं। अंतःपर्दीय जालिका में संश्लेषित पदार्थ, इसका कार्य क्या है, तो अंतःपर्दीय जालिका है, उसमें जो जितने भी संश्लेषित पदार्थ होते हैं वो गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं या बंद किए जाते हैं, और उन्हें कोशिका के अंदर तथा बाहर विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाता है। मतलब ये किसका कार्य करता है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। गोल्जिका किसका काम करता है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, संश्लेषित पदार्थों को ले जाने लाने का कार्य करता है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम की जो खोज की थी वो किसने की, तो क्लोड ने की थी। राइबोसोम की खोज किसने की थी, क्लोड ने की, और नामकरण किया था जी.ई. पेलेड। किसने किया था, जी.ई. पेलेड ने इसका नामकरण किया था, खोज की थी क्लोड ने। राइबोसोम है वो आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण का महत्वपूर्ण स्थल है। मतलब राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण का महत्वपूर्ण स्थल है, मतलब प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होगा, राइबोसोम पर होगा। आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। क्लोड ने खोज की थी, जी.ई. पेलेड ने नामकरण किया था। ये सामान्य बात है, आप ध्यान में रखना। 8th क्लास में नहीं है, 9th क्लास में है, लेकिन इसको आप ध्यान रखना। अब आगे हम पढ़ेंगे राइबोसोम के बाद हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी वो की थी कोलिकर ने। 1880 में कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, जबकि इसका नामकरण किया था बेंडा ने। किसने किया था, बेंडा ने किया था, नामकरण किया था बेंडा ने, खोज की थी कोलिकर ने 1880 में। इसका हिंदी में नाम होता है सूत्रकणिका। अब देखो इंग्लिश का नाम ही पड़ गया इसका, ज़्यादा पता माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं। कभी कभी हिंदी में भी आपको अगर आ जाए इस प्रकार का, तो आप इंग्लिश का टर्म देख लेना, माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका बोला जाता है इसे। ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाएं, मैंने अभी बताया था, केंद्रक, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों क्या है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाएं हैं। तो दोहरी झिल्ली से ढकी हुई आकृति है, इसकी भित्ति है वो बहुत वलित होती है। इसके वलितों को क्रिस्टी कहते हैं। देखो आपको मैं थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। ये इस प्रकार जो माइटोकॉन्ड्रिया है तो बाहरी झिल्ली होगी, और ये अंदर वाली जो झिल्ली है वो इस प्रकार होती है इसकी। इस प्रकार ये अंदर वाली झिल्ली होती है, और ये अंदर वाली झिल्ली में जो वलन है, इन वलनों को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। इनको ही क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है, ध्यान रखना। जैविक ऊर्जा एटीपी का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में किसका निर्माण होता है, तो एटीपी का निर्माण होता है। इस कारण एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस कारण इसे कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का किचन, कोशिका का शक्तिगृह, पावर हाउस, कोई भी नाम आ जाए तो वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अंतःपर्दीय जालिका। अंतःपर्दीय जालिका क्या है, यह कोशिका द्रव्य में नलिकाओं के जाल के रूप में दिखाई देने वाली संरचनाएं हैं। ये कोशिका द्रव्य में पाई जाती है, जितने भी कोशिकाएं हैं वो नलिकाओं के जाल के रूप में दिखाई देती है। अंतःपर्दीय जालिका है वो नलिकाओं के जाल के रूप में दिखाई देती है। इस प्रकार बंडल होता है नलिकाओं का, इस प्रकार इकट्ठा होता है, बंडल होता है अंतःपर्दीय जालिका, नलिकाओं का बंडल होता है। इसमें ये अंतःपर्दीय जालिका है वो दो प्रकार की होती है। एक खुरदरी अंतःपर्दीय जालिका होती है, एक चिकनी अंतःपर्दीय जालिका है। खुरदरी क्यों बोलते हैं, अंतःपर्दीय जालिका को ER बोला जाता है, और खुरदरी को बोलता है RER,
और इसको चिकनी को बोलते हैं SER। जी ध्यान में रखना। ER अंतःपर्दीय जालिका है, वो खुरदरी क्यों होती है? तो खुरदरी इसलिए होती है कि इस पर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं। अंतःपर्दीय जालिका के ऊपर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, इसलिए ये खुरदरी अंतःपर्दीय जालिका। और राइबोसोम क्या करते हैं आपको पता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। मैंने अभी ऊपर बता दिया, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण कार्य करते हैं और राइबोसोम चिपके किस पे होते हैं? खुरदरी अंतःपर्दीय जालिका पर। जबकि बात करें चिकनी अंतःपर्दीय जालिका की, तो इस चिकनी अंतःपर्दीय जालिका है वो वसा का संचय करती है। किसका संचय करती है? वसा का। यह प्रोटीन का संचय करती है। खुरदरी अंतःपर्दीय जालिका संश्लेषण करती है, जबकि वसा और जो अन्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट वगैरह उनका संग्रहण का कार्य करता है चिकनी अंतःपर्दीय जालिका। चिकनी अंतःपर्दीय जालिका का एक कार्य और है जो 9th क्लास की RBC बोर्ड की बुक में 9th क्लास की NCERT बोर्ड की जो बुक की क्लास है, NCERT बोर्ड की क्लास में ये लिखा हुआ है कि चिकनी अंतःपर्दीय जालिका का एक मुख्य कार्य लिखा है, यकृत में निराविषीकरण का कार्य भी करती है। किसका कार्य करती है? यकृत में निराविषीकरण का कार्य करती है चिकनी अंतःपर्दीय जालिका। ये भी आपको ध्यान में रखना। इसके बाद आता है प्लास्टिड। लवक। लवक क्या है? ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? केवल पादप कोशिका में। प्लास्टिड दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका का मैंने बताया था, ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लास्टिड में एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं। हरे रंग का वर्णक पाए। अब 9th क्लास में आगे पढ़ेंगे 3 प्रकार के वर्णिल लवक, अवर्णिल लवक, जैसे ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, और 3 पढ़ेंगे, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ये 3 पढ़ेंगे। तो इसमें सामान्यतः लिखा है हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं। हरे रंग के प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। मतलब हरे रंग का जो प्लास्टिड है उसको बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। इनके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, जिसमें पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफिल वर्णक अत्यंत आवश्यक है। जैसे 3 हो गए, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। हरित लवक, वर्णिल लवक, अवर्णिल लवक, कोई 2 प्रकार बताते हैं, कोई 3 बताते हैं। तो आइए सामान्य से आपको ध्यान में रख लेना है। इसके बाद रिक्तिका। रिक्तिका के बारे में पढ़ें तो पादप कोशिकाओं में तो ये बड़ी होती है, मैंने अभी पहले बताया था, इस कारण से ही परिधि की ओर पाया जाता है जो केंद्रक है, और जंतु कोशिका में छोटी छोटी होती है। ये हो गया रिक्तिका के बारे में। अब हम बात करेंगे डॉक्टर हरगोविंद खुराना की। इन्होंने सर्वप्रथम प्रोटीन संश्लेषण की न्यूक्लियोटाइड की भूमिका है उसको प्रदर्शित किया था। प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की जो भूमिका है उसको प्रदर्शित करने वाले डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इन्हें 1968 में आनुवंशिकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों हेतु नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत किया गया था। इसके बाद पढ़ेंगे डॉक्टर सतीश महेश्वरी। इन वैज्ञानिकों जो परिचय है, इन्होंने डकवीड लिमनेसी कुल का सबसे छोटा पोषी मैंने पहले बता रखा है। इसकी एम्ब्रियोलॉजी पर अनुसंधान कार्य किया। डॉक्टर माहेश्वरी के समूह को पुंकेसर कल्चर तकनीक का उपयोग फसल, पशु पालन और सजावटी पौधों को उन्नत करने में किया था। इसके बारे में NCERT में 2 फैक्ट और है। ये किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीवों को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? क्लोनिंग। कोई भी समरूप कोशिका या कोई अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। सर्वप्रथम सफलतापूर्ण क्लोनिंग इयान विल्मिट ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजनविंग इंस्टीट्यूट में किया गया था। सर्वप्रथम क्लोनिंग आपको डोली भेट वाला याद होगा, इयान विल्मिट। किसने किया था? इयान विल्मिट ने किया था। इयान विल्मिट ने किया था। डॉक्टर कौन थे? इयान विल्मिट। कहाँ किया था? तो एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजनविंग इंस्टीट्यूट में किया था। एडिनबर्ग का जो स्कॉटलैंड का रोजनविंग इंस्टीट्यूट है उसमें किया था। क्लोन की जाने वाली पहली स्तनधारी थी डोली भेड़। 5 जुलाई 1996 को किया गया था। फिन डोरसेट भेड़ और स्कॉटलैंड ब्लैकफेस ईव, इन दोनों को क्लोनिंग करवाकर, फिन डोरसेट भेड़ और स्कॉट फिश ब्लैकफेस ईव, इन दोनों को क्लोनिंग कराकर सर्वप्रथम डोली भेड़ को उत्पन्न किया गया था 5 जुलाई 1996 में। क्लोन की जाने वाली पहली स्तनधारी थी डोली भेड़। कहाँ किया गया था? एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजनविंग इंस्टीट्यूट में। और किसने किया था? इयान विल्मिट ने। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसकी PDF टारगेट विद MS की टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। धन्यवाद।